वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो पिछला लेक्चर हमने जहाँ छोड़ा था उसमें हमने छोड़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ पे। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था कंपनी का, शेयर्स का, और हमने कंपनी की फ़ीचर्स करी थी। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग में वे सभी कंपनीज़ का एक बार नाम सोचिए जो भी आपके आसपास आपके आपने आज तक या तो सुनी है या आपने कहीं देखी है, कहीं लिखा हुआ देखा है। तो जितना भी आपके माइंड में एक बार सोचने में आती है, एक बार उन कंपनीज़ को एक बार लिखो और फिर सोचो कि कुछ कंपनीज़ जो हैं जिनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, किसी के नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है, या फिर किसी के नाम के पीछे एसोसिएशन लिखा होता है, कॉरपोरेशंस लिखा होता है। तो इन सब में हैं तो सभी कंपनीज़, तो इन सब कंपनीज़ में क्या फ़र्क है जो इनके नाम के पीछे अलग अलग सफ़िक्स लिखे हुए हैं। सफ़िक्स बोलते हैं नाम के पीछे जो वर्ड लगता है उसे सफ़िक्स बोलते हैं। तो किन बेसिस पर हमने इन कंपनीज़ के नाम के पीछे अलग अलग सफ़िक्स लगा रखे हैं, तो वो चीज़ हमें तब पता लगती है जब हमें पता हो कि कंपनीज़ की क्लासिफ़िकेशन किस तरह से की जाती है। तो हमें वो चीज़ पता करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्लासिफ़िकेशन ऑफ कंपनीज़। अब कंपनी की क्लासिफ़िकेशन हम करेंगे। अब हमने कंपनी की जो लास्ट लेक्चर में फ़ीचर्स पढ़ी थी, कंपनी के इतने सारे फ़ीचर्स थे, उन सभी फ़ीचर्स को बेस रख के हमने कंपनीज़ के जो इन डिफ्रेंसीशन है, उसके पार्ट्स बनाए हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट बेसिस सिलेक्ट करें हैं ऑन द होल। तो वे बेसिस क्या हैं? फर्स्ट है हमने जो सिलेक्ट करा, जो रिसर्चेस के बाद रिसर्चर्स ने डेवलप करे हैं बेसिस, वे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जिस कंपनी जो है किस बेस पर बनाई गई है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जो उत्तरदायित्व होते हैं कंपनी के। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व क्या होगा कंपनी का। स्टार्टिंग विद द ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसमें कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट चार्टर्ड कंपनी, सेकंड स्टैट्यूटरी कंपनी, और फिर है रजिस्टर्ड कंपनी। तो चार्टर्ड कंपनी हमारी जो फॉर्म है कंपनी की, ये कंपनी की फॉर्म हमारी तब यूज़ होती थी जब हमारी कंट्री डिपेंडेंट थी ब्रिटिश रूल में। हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, हमारा जितना भी काम चलता था हमें सब कुछ ब्रिटिशर्स की परमिशन से लेके करना पड़ता था। और ब्रिटिशर्स जो थे, आपने नाम सुना हो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो चलती थी उसका एक चार्टर होता था। चार्टर का मतलब होता है एक लिखित समझौता, या फिर हम कह सकते हैं रिटन एग्रीमेंट। तो जो चार्टर होता था उसमें राइट्स लिखे होते थे, ड्यूटीज़ लिखी होती थी, ऑब्लिगेशंस लिखी होती थी किसी भी कंपनी के। तो अगर किसी को अपना नया व्यवसाय बिज़नेस शुरू करना है तो उसे ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी होती थी अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए। और ब्रिटिशर्स परमिशन अगर देते थे तो इसका मतलब होता था कि जो मर्चेंट होंगे या बिजनेसमैन होंगे उन्हें किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, जो कंपनी के चार्टर में रूल्स ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है। तो चार्टर्ड कंपनीज़ में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ग्रुप ऑफ मर्चेंट से पैसे लेते थे पहले। जो मर्चेंट होते थे उन्हें परमिशन लेनी होती थी ब्रिटिशर्स से कि आप हमें बिज़नेस करने दो, बदले में हम आपको कुछ अमाउंट देते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ग्रुप ऑफ मर्चेंट से पैसे इकट्ठे करते थे, उनसे पैसे लेते थे उन्हें परमिशन देने के लिए बिज़नेस करने के, या तो विद इन द कंट्री हो या कंट्री के बाहर हो। तो उन कंपनीज़ को चार्टर्ड कंपनीज़ बोला जाता था। ठीक है। तो आप ये बात आगे भी नोट करना कि जिन भी कंपनीज़ को हम जिस नाम से बुलाते हैं तो वो नाम किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी को क्या चीज़ गवर्न करती है, क्या चीज़ उसे चलाती है। अब इन कंपनीज़ को हमने चार्टर्ड कंपनी क्यों बोला? क्योंकि इस कंपनी को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत थी? एक चार्टर की। चार्टर मतलब एक लिखित समझौता, रिटन एग्रीमेंट। तो जो कंपनी चार्टर से चलती थी उनको बोला गया चार्टर्ड कंपनीज़। फिर उसके बाद हमारी नए फॉर्म ऑफ कंपनी आई स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी का क्या मतलब होता है? स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी का लॉ स्पेशल पार्लियामेंट में पास करवाया जाता है तब वो एक्ट बनता है। तो उस एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी चलाई जाती है
उसे स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। जैसे कि हमारी LIC है, LIC का एक अलग अपना एक्ट है। और अब जैसे हमारी RBI है, RBI का क्या है, RBI एक्ट 1935। तो RBI जो है 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका स्पेशल एक्ट हमने बनाया था RBI एक्ट 1935। उसके अंतर्गत RBI को चलाया जाता है। RBI एक्ट में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, RBI की सारी फंक्शनिंग उन पर डिपेंड करती है। ऐसे ही हमारा FCI है, ऐसे ही हमारा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस है। तो इनको हम पब्लिक कॉरपोरेशंस भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर्ड कंपनीज़। रजिस्टर्ड कंपनीज़ वे कंपनीज़ होती हैं जो कि एक एक्ट बना दिया गया है, उस एक्ट के अंतर्गत जितने भी कंपनीज़ आएंगी वे सारे रजिस्टर्ड कंपनीज़ आएंगे। जैसे कि हमारा कंपनीज़ एक्ट 2013 है, और हमारा बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट हो गया, हमारा इंश्योरेंस एक्ट हो गया। तो जितनी भी कंपनीज़ हमारी या तो ऑलरेडी बनी हुई हैं या नई बनेंगी, और जो इन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, उन सभी कंपनीज़ को हम सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। और जिन कंपनी को लेकर एक स्पेशल एक्ट, स्पेशल रूल, स्पेशल एक्ट पास किया जाए पार्लियामेंट में, उन्हें कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। चार्टर्ड कंपनीज़ अब हमारे इंडिया में काम नहीं करती हैं। तो हमारे यहाँ पे दो ही तरह की कंपनी आजकल काम करती है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखें तो। एक तो स्टैट्यूटरी और दूसरा रजिस्टर्ड कंपनीज़। स्टैट्यूटरी में हमारी क्या आती है एग्जांपल्स में, LIC, RBI, FCI, ये कंपनीज़ आती हैं। और रजिस्टर्ड में वे कंपनीज़ जो कि हमारे एक एक्ट बना दिया गया, सारी कंपनी उस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएँ। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में क्या है, एक में लिमिटेड लाइबिलिटी, एक में अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होगा कि या तो हमारी जो कंपनीज़ हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स होने का मतलब है कि जो भी शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के, वो उतने अमाउंट के लिए लायबल होंगे, उतने अमाउंट के लिए उत्तरदायी होंगे वे, जितना अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया है। ये लिखा हुआ देखो, टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। अनपेड अमाउंट का क्या मतलब हो गया कि जैसे कंपनी ने एप्लीकेशन के वक्त शेयर इशू करती है, तो 10 रुपये का शेयर है तो उसने 2 रुपये जो हैं अपने एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, और 3 रुपये उसने मंगवाए अलॉटमेंट पे, बाकी 2 और 3 5, बाकी के बचे हुए 5 जो है मान लो 2 और ये 3, ये हो गई उसकी फर्स्ट कॉल और ये हो गई उसकी सेकंड कॉल। ठीक है, कंपनी ने ये मंगवा लिया, ये मंगवा लिया, ये भी मंगवा लिया, तो 2 और 3 5 और 2 7 रुपये आ गए हैं। अब अगर वो फाइनल कॉल मंगवाती है और कुछ लोग दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो जितने शेयर होल्डर्स नहीं देते तो वो लायबल होंगे कितने अमाउंट के लिए, बाकी के बचे हुए अपने शेयर के 3 रुपये के हिसाब से। 3 रुपये के लिए वे लायबल होंगे। कंपनी उनसे भी ये 3 रुपये उनके शेयर्स कितने भी हैं, मान लो 100 50 जितने भी हैं, तो हर शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से अमाउंट उनसे किसी भी टाइम कंपनी मंगवा सकती है। जनरली अगर नहीं देते हुए तो वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी मंगवाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब होता है, इसमें जो शेयर होल्डर्स, इसमें जो मेंबर्स होते हैं, वे उतने अमाउंट के लिए लायबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जितना अमाउंट वे या तो वे पहले मेंशन कर ले, किसमें, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, कंपनी की देखो 2 चीज़ें होती हैं जब हम कंपनी बनाते हैं, 2 चीज़ें कंपनी के लिए चाहिए होती हैं। फर्स्ट होता है MOA, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकंड चाहिए होता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। MOA और AOA में क्या होता है कि MOA में जो कंपनी की होती हैं जनरल गाइडलाइंस होती हैं, अलग अलग क्लोजेज़ होते हैं, जैसे कैपिटल कितनी चाहिएगी, मेंबर्स कितने रखेंगे, और कंपनी को आगे शेयर ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या होगा, वाइंडिंग अप के लिए कैसे करेंगे, तो वो सब वो अपना मेमोरेंडम में बताते हैं। और आर्टिकल में बताते हैं कंपनी की इंटरनल फंक्शनिंग, कंपनी की इंटरनल फंक्शनिंग दिखाते हैं AOA में। ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें इसको फर्दर ज़्यादा अच्छे से और समझने के लिए
कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है, देखो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज जो है ऑल्सो टर्म्ड एज गारंटी कंपनीज। इन सिंपलर टर्म, a company without any shareholder but it is owned by members called guarantors who agree to pay a nominal amount in the event of कंपनी की वाइंडिंग अप के वक्त। तो ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, ये जनरली किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रेफर करी जाती है, ये फॉर्म ऑफ कंपनी जनरली करा जाता है नॉन प्रॉफिट कंपनीज़ के लिए। ऐसी कंपनीज़ जो कि जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उन कंपनीज़ के लिए ये फॉर्म ज़्यादा यूज़ करी जाती है। अब की पॉइंट्स क्या हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के, कि एक तो मेंबर्स जो होंगे इसके, वो उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा फॉर बीइंग हेल्ड लायबल इन पर्सनल कैपेसिटी फॉर द अमाउंट बोरोड फॉर बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि जो मेंबर्स होंगे वो कंपनी के नाम पे जो बोरो करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन है उतने अमाउंट तक जितना कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोरो करते हैं, पर्सनल कैपेसिटी फॉर द अमाउंट बोरोड फॉर द बिजनेस इन द नेम ऑफ कंपनी। सेकेंड, मेंबर ऑफ कंपनी आर ओनली लायबल टू पे ओनली द गारंटेड अमाउंट, कि जिसने मान लो 4,000 तक की गारंटी ली है या 10,000 तक की गारंटी ली है, तो वो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उतना ही अमाउंट पे करके जितनी उसने गारंटी ली है। तो और लास्ट में क्या है, मेंबर्स आर लायबल टू पे ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब कि बीच में वो कंपनी अपने गारंटर से अमाउंट नहीं मंगवा सकती है। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ गारंटी कंपनीज। इसमें टाइप में फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। अब आप कहोगे कि भाई ये तो गारंटी थी और लिमिटेड बाय शेयर्स के ऊपर थी, तो लिमिटेड बाय जो गारंटीड कंपनीज़ हैं इनकी एक अलग, इन्होंने अपनी नेक्स्ट टाइप्स आगे बना रखी हैं। उसमें है हैविंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ पे कहने का इसका मतलब ये है कि भाई जितने भी गारंटर्स हैं वो उन्होंने आपस में बांटा हुआ है, उन्होंने आपस में ही बांट लिया है कि भाई कितना कितना एक दूसरे का शेयर होगा। यहाँ पे हैविंग शेयर कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि वे पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। कंपनी विल बी सेट इन द मोशन विद सम इनिशियल कैपिटल फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। मेंबर्स जितने होंगे उन्हीं से इनिशियल कैपिटल मांगेगी। नॉट अवेलेबल थ्रू ग्रांट्स सब्सक्रिप्शन फ़ी, क्योंकि शुरू में जब आपने एक कंपनी शुरू करी है, ये कंपनी कैसी है आपकी, कंपनी फॉर नॉट प्रॉफिट, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। और आपने अगर ऐसी कंपनी शुरू करी है और किसके साथ करी है, हैविंग शेयर कैपिटल, इसका मतलब ये होगा कि आपने जितने लोगों ने मिलकर वो कंपनी शुरू करी है उतने ही लोगों का उसमें हिस्सा होगा। आप बाहर से लोगों से पैसा नहीं मंगवा सकते हैं शुरू में। फिर बाद में आपकी कंपनी जब बीच में चलने लगती है तब भी आप पैसा जो मंगवाओगे उसकी शेयर होल्डिंग बांट कर नहीं मंगवा सकते। वो आप कैसे मंगवाओगे, जैसे आपने जो सर्विसेज दे रहे हो उसकी फ़ीस के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में, इन रूप में आप उनसे पैसा मंगवा सकते हो। और जहाँ पे बात आती है शेयर्स की, इसका मतलब आ जाता है कि कंपनी में उन लोगों का ज़्यादा मैनेजमेंट में हिस्सा भी रहेगा। तो वोटिंग पावर इन द गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इज डिटर्मिन्ड बाय द शेयर होल्डिंग, कि किस मेंबर की कितने अमाउंट, कितने परसेंट तक शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में, वो उसी से उसकी वोटिंग पावर डिटरमाइन करी जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इसका मतलब इसमें क्या होगा कि सच टाइप ऑफ गारंटी कंपनीज डू नॉट ऑब्टेन इनिशियल कैपिटल और वर्किंग फंड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। देखो पिछले में क्या था कि भाई जो लिमिटेड बाय गारंटी हैं हैविंग शेयर कैपिटल, उसमें अपने मेंबर्स से उन्होंने इनिशियल वर्किंग कैपिटल मांगी थी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल फ्रॉम इट्स मेंबर्स एज इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल का मतलब होता है जिससे आप काम शुरू करते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में क्या लिखा है कि भाई कंपनी डू नॉट ऑब्टेन इनिशियल कैपिटल, डू नॉट ऑब्टेन इनिशियल कैपिटल। पीछे में क्या लिखा हुआ था, दे ऑब्टेन इनिशियल कैपिटल। फिर इसमें क्या करेगी, इंस्टेड द कंपनी रेज द वर्किंग फंड थ्रू वेरियस अदर सोर्सेज। इसमें अपना वो कैसे पैसे रेज करेगी, थ्रू ग्रांट्स, गवर्नमेंट से ग्रांट मांगेगी, लोगों को कहेगी कि हमारी कंपनी
किसी सर्विस के लिए सब्सक्राइब करो। इन सब तरीक़ों से वो अपना पैसा रेज़ करेगी। कौन सी कंपनी? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, अपना ये कंपनी अपना इनिशियल अमाउंट कैसे अरेंज करती है? ग्रांट से, सब्सक्रिप्शन से। और हैविंग शेयर कैपिटल कैसे करती है अपना इनिशियल अमाउंट कलेक्ट? अपने मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, फिर है आपका फीचर्स क्या हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की। इसकी फ़ीचर्स क्या होंगी? एक तो डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है जो एक कंपनी की हमेशा होती है। सेकंड कि जिसके ग्रांटर्स होंगे, गारंटर्स होंगे, आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द एग्रीड अमाउंट जितनी उन्होंने शुरू में गारंटी ली है इन द इवेंट ऑफ कंपनी की इंसॉल्वेंसी। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो गारंटर्स उतने ही अमाउंट पे करेंगे जितने की उन्होंने गारंटी ली है। फिर थर्ड है अ पर्सन और कॉर्पोरेट कैन बी गारंटर। आप किसी पर्सन को भी गारंटर बना सकते हो, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी बना सकते हो। इट रिक्वायर अ सिंगल डायरेक्टर एंड सिंगल ग्रांटर एट सेम पर्सन कैन एज्यूम बोथ पोजीशंस। अब मान लीजिए कोई ए पर्सन है, ठीक है, वो भी किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रांटर बन सकता है। और मान लीजिए XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ये क्या हो गया? एक पर्सन। XYZ लिमिटेड क्या हो गई? एक बॉडी कॉर्पोरेट। तो या तो भी कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में गारंटर। नेक्स्ट है अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज़ नॉर्मली सेटअप फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पज़। तो जो आपने ऑर्गेनाइजेशन आप सेट कर रहे हो, अगर उसका पर्पस नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ठीक है, अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहते हो और उसको रजिस्टर्ड करवाते हो तो आपका कंपनी का फॉर्म कैसे रजिस्टर्ड होगा? अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो लिमिटेड बाय गारंटी किन के लिए यूज़ होती है? ज़्यादा अच्छी रहती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और जो ये कंपनी बनाई जाती है वो उन कंपनीज को क्या है? मस्ट इंक्लूड द सफिक्स लिमिटेड इन इट्स नेम। सफिक्स का मतलब होता है जो अपने नाम के पीछे नाम लगाया जाता है, उसको बोलते हैं सफिक्स। अब ये कह रहा है कि ऐसी कंपनीज़ को अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाना होता है। फिर दिस वर्ड गिव्स अ काइंड ऑफ ट्रस्ट टू क्लाइंट एंड इन्वेस्टर्स। ये वर्ड दिखने से ही, मात्र से ही, जो क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फिर है, अब हमने पढ़ा कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसे बेस्ट माना जाता है। तो इसे क्यों बेस्ट माना जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? वो उसका रीज़न ये है कि जब आप कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते हो और आप उसका उद्देश्य भी प्रॉफिट कमाना नहीं रखते हो, ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना उद्देश्य भी नहीं है, और अगर उससे उस कंपनी में काम करते वक्त कुछ आपसे, मान लो आपने अच्छे इंटेंशन से काम शुरू किया लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए बाय चांस, तो आपको कोई पर्सनली लायबल ना कर सके, आपको रिस्पॉन्सिबल ना ठहरा सके। इसीलिए आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की सहायता लेते हो जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को और आपको अलग अलग रख सके। और वो ऐसी प्रोटेक्शन हमें कौन सा टाइप प्रोवाइड करता है? ऐसी कंपनीज जो कि लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। इसमें देखो एग्जांपल दे रखा है। इफ़ अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट, चैरिटी का कोई प्रोजेक्ट है और नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड नहीं होता है, देन द एडमिनिस्ट्रेटर हु आर रनिंग इट, फॉर एग्जाम्पल द मैनेजिंग कमेटी, कैन बी हेल्ड लायबल इन पर्सनल कैपेसिटी फॉर द डेट्स विच आर अनपेड। अगर आप ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हो जिसका काम सोशली रिलेटेड है और आप उसे रजिस्टर्ड नहीं कराते हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आपको पर्सनली लायबल माना जाएगा। और लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड करा लेते हो तो आपको पर्सनली लायबल उतने ही हिस्से के लिए माना जाएगा जितना आप गारंटी लेते हो, ना कि कंप्लीट के लिए। फिर नेक्स्ट हम करते हैं अनलिमिटेड कंपनीज़। इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड कंपनीज़। अनलिमिटेड कंपनीज़ वे होती हैं जिसमें कि लायबिलिटीज़ जो हैं अनलिमिटेड होती हैं। इसकी
कंपनी के मेंबर्स की और कंपनी की लाइबिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता है। ऐसी टाइप की कंपनीज जो होती हैं आजकल दिखाई नहीं देती हैं, इनका कोई प्रचलन नहीं है आज के टाइम में। ये लिखा हुआ दीज कंपनीज़ आर वेरी रेयर दीज डेज़। ऐसी कंपनीज आजकल बहुत दुर्लभ हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड कंपनीज़ को हम आगे कितने हिस्सों में और बांट सकते हैं। प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनीज़ कौन सी होती हैं? प्राइवेट कंपनी अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने डिफ्रेंशिएट कर रहे थे हम पार्टनरशिप फॉर्म में और कंपनी में, तो हमने तब मेंबर्स को लेके एक डिफ्रेंशिएशन किया था। तब मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें मिनिमम लोग जो चाहिए होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 200, और इसकी जो रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल होती है वो होती है 1 लाख, ठीक है। और इसके जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। पेड अप कैपिटल 1 लाख, ठीक है। सच एज फिर नेक्स्ट है पेड अप पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। सेकंड, उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। और हायर की कोई लिमिट नहीं है। और उसके नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। ये हो गई हमारी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अब नेक्स्ट है हमारा ओपीसी। ओपीसी जो हमारा कॉन्सेप्ट है 1% कंपनी का, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन कल्चर में, तो बिल्कुल ही न्यू है। इससे पहले और आज भी सबसे ज़्यादा प्रचलित ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है यूके और यूएस में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इंडिया में इसका धीरे धीरे क्रेज़ अभी चल रहा है। तो ओपीसी कैसे इन दोनों से अलग है और हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ओपीसी की? वो इसीलिए पड़ी हमें इसकी ज़रूरत क्योंकि अगर मान लो आपने कंपनी ही करनी है, कंपनी की फ़ीचर्स क्या है जिनको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं कंपनी की तरफ आने के लिए कि भाई एक तो इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आपको 1 या 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ काम भी करना हो। लेकिन अगर किसी की आपस में नहीं बनती, किसी को अच्छा पार्टनर नहीं मिलता है अपना काम करने के लिए, उसको सिंगल बंदे रहकर काम करना है, लेकिन उसको उन सब रिस्ट्रिक्शंस में नहीं पड़ना है जो कि एक सोल प्रोप्राइटर की होती है। क्योंकि सिंगल बंदा अगर काम करता है तो वो सोल प्रोप्राइटर माना जाएगा। लेकिन अगर किसी को सिंगल काम करना है लेकिन सोल प्रोप्राइटर वाले बाधाओं में नहीं पड़ना है, और तो बिज़नेस को ऐसे बंदे के लिए आसान करने के लिए हमने हमारी इंडिया में नया कॉन्सेप्ट आजकल जो चलाया गया है वो है ओपीसी 1% कंपनी। तो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसमें इसको जगह दी गई है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। जो ब्रैकेट में लिखी होती हैं चीज़ें हम इनको सब सेक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। तो ये सेक्शन सब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 13 का डिस्कस करता है ओपीसी को। ये कहता है कि ओपीसी कंपनीज जो होती हैं उनको अपने नाम के पीछे ओपीसी लगाना होगा, और ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1 person एज अ मेंबर इज़ कॉल्ड 1% कंपनी। आगे ये किसने बोला कि 1% कंपनी जो है वो 3 तरह से बनाई जाती है। वो 3 तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अब इन तीनों टाइप को आप कैसे समझेंगे? लिमिटेड बाय शेयर्स जैसे हमने पीछे करा कि जिसमें जो पार्टनर्स की, शेयर होल्डर्स की गारंटी कहाँ तक लिमिटेड होती है? अनपेड अमाउंट। नेक्स्ट, लिमिटेड बाय गारंटी में जितने अमाउंट की गारंटी लेते हैं, और अनलिमिटेड में पार्टनर्स के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी कंपनी में लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, उनसे कितना भी अमाउंट वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाया जा सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ओपीसी की? ओपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि ओनली अ नेचुरल पर्सन जो कि सिटीज़न है इंडिया का कैन बी ए मेंबर ऑफ ओपीसी। फिर नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड बी 1 लाख।
और 1 लाख किसकी होती है मिनिमम पेड अप कैपिटल? प्राइवेट कंपनी की। फिर थर्ड है मेन पर्पस ऑफ ओपीसी कैन बी बिजनेस ओनली एंड नॉट द चैरिटेबल। अगर आपको चैरिटेबल काम करना है तो आपको कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी? कौन सी तरह की? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। ओपीसी आप नहीं करा सकते। फिर है ओपीसी कैन हैव मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। अब ओपीसी जो है, देखो ओपीसी की पेड अप कैपिटल मिनिमम 1 लाख है, प्राइवेट की भी 1 लाख है। कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि ओपीसी को प्राइवेट कंपनी माना जाता है, प्राइवेट कंपनी की तरह पढ़ा जाता है, कहीं पे आपको मिल सकता है ऐसा लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कभी भी होगा कि ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी होती है। ओपीसी क्यों एक प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, इसके देखो रीज़न क्या है। पहली बात तो ये है कि ओपीसी में है जो बंदे होते हैं एक चाहिए होता है, और जो बाकी कंपनीज़ हैं वेदर इट इज़ प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट में कितने बंदे चाहिए होते हैं? मिनिमम 2 और पब्लिक में 7। तो ओपीसी कैन नेवर बी प्राइवेट कंपनी और कैन नॉट बी एवर पब्लिक कंपनी, ठीक है। हालांकि इनकी दोनों की जो है पेड अप कैपिटल मिलती है, इसकी भी 1 लाख है और इसकी भी 1 लाख है, लेकिन नंबर ऑफ़ मेंबर्स तो वेरी करते हैं, तो इसलिए ये दोनों सेम नहीं हो सकती हैं। और दूसरा एक और जो डिफरेंस इसका आता है कि जो ओपीसी होती है उसमें जो है नॉमिनी देना ज़रूरी होता है। नॉमिनी क्या होता है कि जिस ओनर के मरने के बाद जो उसका बिज़नेस संभालेगा वो होता है नॉमिनी। ओपीसी में देना मस्ट होता है रजिस्ट्रेशन के वक्त, लेकिन प्राइवेट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त नॉमिनी को बताना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये भी एक दोनों में डिफरेंस होता है। ये हो गए हमारे कंपनी के टाइप्स। अब लास्ट टाइप हमारा जो बचता है वो है गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, अब ये इनके बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब किस में किसका कितना हिस्सा है। तो गवर्नमेंट कंपनीज़ वो होती हैं जिस कंपनी में मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का हिस्सा जो होता है वो 51% होता है, गवर्नमेंट का हिस्सा, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़। आप पब्लिक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी नहीं कह सकते हो, ठीक है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसका मोर देन 50% इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है दूसरी कंपनी में। जैसे कि हमारी ए और बी 2 कंपनीज़ हैं, ठीक है। ए का बी की मैनेजमेंट में जो है वो 60% हिस्सा है। तो ए जो है, ए क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी हो गई, ठीक है। और जो बी है वो क्या हो गई? सब्सिडरी कंपनी, मतलब कि सहायक कंपनी। बी ए की सहायक कंपनी है। क्यों है? क्योंकि ए का हिस्सा ज़्यादा है बी की मैनेजमेंट में, मोर देन 50% है, क्या है? 60%। इसलिए ए जो है होल्डिंग कंपनी है, बी क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। तो आज हमारा ख़त्म हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे शेयर्स के टाइप, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स और उनके आगे ट्रीटमेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही।